रक्षा एवं स्ट्रैटेजिकी अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विद्यालय गोरखपुर के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय रिसर्च मैथोलॉजी वर्कशॉप आज के द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज के जो रिसोर्स पर्सन है, मुझे लगता है जितने हमारे पीएचडी के स्कॉलर और पीजी के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, पिछले वर्षों तक आप जरूर सर से कुछ न कुछ सीखे होंगे। कि हम लोगों का भाग्य है, हम लोगों की आज रिसोर्स पर्सन के रूप में हम लोगों के सम्मुख है। मैं सर को प्रणाम करते हुए विभाग और आयोजन समिति की तरफ से सर का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सर का उद्बोधन होना है। मैं सीधे वर्कशॉप के कन्वीनर हमारे गुरु आदरणीय प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सर से आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय सर। प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। 7 दिवसीय वर्कशॉप के चौथे दिन के दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता हम लोगों के आदरणीय गुरु, विभाग के पूर्व अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति और इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी के विशेषज्ञ आचार्य हसन सर, जिनकी पुस्तक इंडियन ओशन पर, जिसको भारत सरकार द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और साथ ही साथ आपके करीब 3 दर्जन रिसर्च पेपर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जैसे जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्यार्थी सभी सर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित हैं। मुझे बहुत परिचय कराने की आवश्यकता रही है, क्योंकि सभी लोग सर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह सौभाग्य है कि लॉकडाउन के इस संक्रमण काल में भी ऑनलाइन ही सर से इधर मुलाकात हो गई, ये बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो सर लॉकडाउन नहीं था, बीच बीच में विभाग में आते रहते थे, हम लोग से मुलाकात होती रहती थी। आपका हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आज सर आप लोगों को उद्देश्यपूर्ण उद्बोधन सुनने को मिलेगा, जिससे आप हमारी बात लाभान्वित होंगे, हमारे विद्यार्थी। अब मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह से आग्रह करता हूँ कि सर को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, बहुत ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है। सर को एक बार पुनः प्रणाम। प्रणाम 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 विनोद जी। सर, ये जैसा मैंने पूर्व में ही कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि सर उपलब्ध है। वैसे भी हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे लिए तो और सौभाग्य का है, हम 4 जो नए अपॉइंटी हैं कि जब हम लोग विश्वविद्यालय में इस विभाग में ज्वाइन किए तो सर ये से ही हम लोग आए। अधिष्ठाता विज्ञान संकाय डीन के रूप में सर थे। हम विद्यार्थी भी रहे, आज भी विद्यार्थी हैं। मैं सर को पुनः स्वागत अपनी तरफ से करता हूँ, आयोजन समिति की तरफ से करता हूँ, विभाग की तरफ से करता हूँ। मैं विभाग के सभी आदरणीय गुरुजनों का, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा सर, प्रोफेसर सतीश चंद पांडे सर, प्रोफेसर प्रदीप यादव सर, प्रोफेसर श्रीनिवास वाणी सर, डॉक्टर आरती यादव जी जो को कन्वीनर है इस आयोजन समिति के, वर्कशॉप के कमेटी मेंबर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर विजय जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, और सारे विद्यार्थियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज चौथे दिन का यह दूसरा सत्र और कुल 8वां सत्र है। मैं सीधे अपने गुरु है रिसर्च मैथोलॉजी, डाटा एंड डाटा कलेक्शन, इस विषय पे सर का व्याख्यान होना है। मैं सीधे अपने गुरु को आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन के लिए। आदरणीय सर। एक बार
उद्बोधन शुरू करने से पहले आप सभी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद ऑनलाइन ही सही सबको देखने का मौका मिल रहा है। इधर बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुआ था। ये जान के बहुत ही खुशी हुआ और ये बहुत ही समीचीन भी है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर वर्कशॉप यूनिवर्सिटी के लगभग सभी विभागों में कुलपति महोदय के और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के सहयोग से शुरू किया गया है। और ये होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों का समय था, जब हम लोग पढ़ते थे और रिसर्च के लिए इनरोलमेंट कराए हुए थे, तब वो समय दूसरा था। उस समय बहुत सी चीज़ें जो है पता भी नहीं थी, बहुत धीरे धीरे पता चलती थी, बहुत दिनों में पता चलती थी। लेकिन इधर जब से नए नियम आए हैं रिसर्च के, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्री पीएचडी कोर्स में पहला पेपर रखा गया, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि उस सिस्टम का पता चल जाए, उस मेथड का पता चल जाए, उस प्रोसेस का पता चल जाए, या उस क्रियाविधि का पता चल जाए कि जिससे कि इस काम को, जो कि रिसर्च में एक टॉपिक पे वर्क करता है, एक शोधकर्ता या रिसर्च स्कॉलर, वो उसको पूरी सही तरीके से संपन्न कर सके। और जब सही तरीके से कोई चीज़ संपन्न होता है तो उसकी वैल्यू क्वालिटी अलग होती है, और नहीं तो फिर वो कुछ लो क्वालिटी का वर्क रहता है। और उसका कोई अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ या कहीं भी उसका यूज़ हुआ या कोई भी उसको दूसरे जगह कोट किया, तो उससे गलत चीज़ें जाती हैं और वो उतना यूज़फुल नहीं होता। रिसर्च मेथोडोलॉजी के वर्कशॉप से बहुत ही फ़ायदा होगा जो कि नए लड़के रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब बैठते थे यूनिवर्सिटी में, सर्विस पीरियड में थे, तो बहुत से दूसरे रिसर्च स्कॉलर भी आते थे और पूछते थे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, कैसे लिखना शुरू किया जाए, कैसे कंक्लूजन निकाला जाए, कैसे सजेशंस दिए जाए। तो इस तरह से रिकमेंडेशन वगैरह के लिए हमेशा पूछते रहते थे। और एक कोर्स की इस वर्कशॉप के होने से इतना तो है कि जितने नए रिसर्च स्कॉलर वर्क कर रहे हैं उनको बहुत सहूलियत होगी। आप सबको, विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा को, इस कोर्स के वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी को, कोऑर्डिनेटर प्रवीण सिंह, आरती सिंह, आरती यादव, विजय कुमार, और भी विभाग के जितने सहयोगी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह के वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज के समय में बहुत ही स्पेशलाइजेशन के युग में हम लोग रह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सोसाइटी है, तो बहुत ही रिसर्च में एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है कि टॉपिक पे, एक विशेष एरिया पर, एक विशेष एम एंड ऑब्जेक्टिव से एक वर्क होता है जिसको कि पूरा करके आप थीसिस काम पूरा करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। और ये बहुत स्टेप बाय स्टेप होता है, सिस्टमेटिक राइटिंग है। ये एक तरह से अपने मर्जी की बात नहीं है, इसका एक सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है। एक कंप्लीट वर्क, एक अच्छे काम को पूरा करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस और स्टेप्स को पूरी तरह से फॉलो करने से वो एक अच्छा थीसिस या रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है। और उससे जो होता है वो संस्था, सब्जेक्ट, संस्था और रिसर्च स्कॉलर सब का नाम होता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा वर्क होता है यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गुणवत्ता बहुत अधिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च जो है, रिसर्च दो वर्ड से बना हुआ है, री और सर्च। कुछ नया जोड़ने का है, फाइंड आउट सम न्यू थिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसका जो आप काम करते हैं, उसका जो आप टॉपिक लेते हैं, उसमें बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए। और जो मेथोडोलॉजी है वो करेक्ट प्रोसेस होना चाहिए, करेक्ट कंप्लीट काम को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट वर्क प्रोसेस होना चाहिए। तो जो भी टॉपिक हो, वो पहले तो जो भी रिसर्च स्कॉलर है उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारे इंटरेस्ट का है या हमारे समझ में आता है। और जो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे वो सारी चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका, एक रफ डायग्राम हमारे दिमाग में है। तो उससे कॉन्फिडेंस आता कि नहीं, जो वर्क हम ले रहे हैं ये हम पूरा कर लेंगे, और इसमें जो भी चीज़ें हमको करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, और जहाँ से भी हम होगा इस काम को अच्छी तरीके से पूरा कर लेंगे।
डेवलप्ड कंट्री जितने भी हैं उसकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क जो होता है, जो रिसर्च की क्वालिटी है, उसी से उनका रैंक तय होता है। उसी से पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी विश्व में कैसे कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और उन रिसर्च की बहुत वैल्यू होती है। जैसे अभी कोविड के पीरियड में देखिए कि वैक्सीन डेवलपमेंट में तमाम यूनिवर्सिटीज, लैब, वर्ल्ड के सभी जगह काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन जो ब्रिटेन की एक्स्ट्राजेनिका कंपनी थी उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, साइन किया, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया। वो जानते थे कि ये यूनिवर्सिटी के इतनी कैपेबल है और इसमें इतने कैपेबल लोग हैं, इतना स्टाफ है, इतने चीजें हैं, संस्था है, संसाधन है कि वो इसको डेवलप कर सकते हैं और उन्होंने बहुत जल्दी डेवलप भी किया। तो जिस तरह के बहुत से चैलेंजेस बीच में आते हैं और सोशल रिसर्च वाले, सोशल फील्ड में जितने रिसर्च होते हैं उनकी भी बहुत यूटिलिटी है। बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन हेल्थ से, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड समस्याओं की तो बहुत सूची बहुत लंबी है, क्योंकि देश, राष्ट्र या किसी भी स्टेट की जितनी भी समस्याएं हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, वो कहीं न कहीं से नेशनल, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। उनको लिंक किया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है और उन पर अध्ययन किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के में कैसा शोध कार्य हो रहा है। पिछले वर्षों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया गया है। बहुत से नए आइडियाज जनरेट हुए हैं, सिस्टम जनरेट हुए हैं, मेथड्स जनरेट हुए हैं और गोल्स नए तय करने में रिसर्च और रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी उसने बहुत मदद किया स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए अभी पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर बड़ी तेजी से जापान वगैरह में डेवलपमेंट शुरू हुआ, यूरोप में डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो उस समय बहुत से सोशल रिसर्च जो थी फिर वो इंडस्ट्री से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड की गई और उसके बड़े फायदे मिले। अब जापान में तो बहुत सी छोटी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब वहाँ की यूनिवर्सिटीज से लिंक्ड है और यूनिवर्सिटीज की इनकम का मेन सोर्स जो है वो तमाम रिसर्च वर्क है। वो प्रॉब्लम्स देते हैं, ये सॉल्व करते हैं। इनके पास उस तरह के फिर स्कॉलर्स हैं, उस तरह के सिस्टम है। उन प्रोजेक्ट्स को ये लेते हैं और पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं और उसके देते हैं, जिससे कि उनको वहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है टाइमली और एक बहुत अच्छा ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। तो पिछले वर्षों में जापान में बहुत से, जापान और यूरोप के कंट्रीज में सोशल रिसोर्सेज का बहुत यूटिलाइजेशन हुआ सोसाइटी के डेवलपमेंट। अब इंडिया भी बहुत तेजी से विकसित कर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से तमाम नई प्लानिंग की जा रही है, तमाम नए इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं और उन्हीं सब का देन है कि यहाँ पे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तमाम सोच में रिसर्च के बाद, तमाम और रिकमेंडेशंस के बाद, कि जिससे कि हम जल्दी से जल्दी डेवलपिंग स्टेज से निकलकर डेवलप्ड स्टेज में पहुंच सके और पॉलिसी मेकिंग में हम अपने थीसिस का, रिसर्चेस का, जो कि तमाम यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, इंडिया में भी अच्छी यूनिवर्सिटी की कमी नहीं है, तमाम IIT हैं, तमाम IIM हैं, तमाम और भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो इन सब ने मिलकर एक पॉलिसी मेकर्स के लिए तमाम सॉल्यूशंस सामने लाते हैं, जिससे कि सही पॉलिसी बनेगी तभी जो देश है वो एक डेवलपिंग स्टेट से निकलकर डेवलप्ड स्टेट की तरफ पहुंच सकेगा और हम एक अच्छी और बेहतर स्थिति में पहुंच सकेंगे और उसका लाभ जो है जन जन को मिल सकेगा। अभी पिछले समय जब यहाँ पे पूर्वांचल विकास बोर्ड की बात चल रही थी तो उस समय हम कई मीटिंग में गए, उस समय भी यही बात प्रमुख रूप से सामने आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी रिसर्चेज हों, चाहे वो सोशल साइंस के हो, साइंस के, प्योर साइंस के हो, वो सब का लाभ जो है क्षेत्र को मिल सके। क्षेत्र की जनता को यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए, यूनिवर्सिटी को क्षेत्र की जनता से जोड़ा जाए, जिससे कि इस एरिया का, पूर्वांचल का और बुंदेलखंड, 2 विकास बोर्ड बने थे। पूर्वांचल की मीटिंग में हमने कई बार इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था कि आगे से जो भी रिसर्चेज हो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि उससे सोसाइटी का कितना प्रॉब्लम टैकल किया जा रहा है और क्या क्या सॉल्यूशंस और चीजें और उसको पॉलिसी मेकिंग्स में लिया जाए। आज का टॉपिक हमको कोई स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया था, इसीलिए हमने इससे डेटा कलेक्शन और डेटा कलेक्शन लिया, क्योंकि जो किसी भी थीसिस का मेन
इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि उसमें जो रिसर्च स्कॉलर है वो सारे काम के बाद डेटा को कैसे कलेक्ट करता है, कैसे वो विभिन्न आंकड़ों को लाता है, विभिन्न इंफॉर्मेशन को लाता है और अपने थीसिस को पूरा करने में या थीसिस के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, या जो उसके रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, रिसर्च क्वेश्चन को देखने में कि वैलिड है कि नहीं वैलिड है, या जो हाइपोथेसिस उसने बनाया है वो कहाँ सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए वो सबसे जो मटेरियल कलेक्शन करता है, वही मटेरियल कलेक्शन जो है वह डेटा है, डेटा कलेक्शन है। इसमें बहुत से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो इतनी भी सूचनाएं, जैसे पहले के समय में जबकि इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो जाके फिजिकली तमाम यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तमाम जगहों पर जाके विभिन्न तरह से डेटा को कलेक्ट करना पड़ता था, पुराने गजेट्स को देखना पड़ता था, पुराने राइटिंग्स को देखना पड़ता था, पेपर, इवन की पेपर क्लिपिंग्स को भी देखना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का जमाना है और घर बैठे या ऑफिस में यूनिवर्सिटी के कमरे से ही आप बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी से तमाम किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये सब सूचनाएं हैं, ये आपके सारी रेलिवेंट नहीं है जिस टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हैं, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो आप करते हैं उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं, ये इंफॉर्मेशन सारी रेलिवेंट नहीं है। इसी से आप रिसर्च गैप का पता करते हैं और जब पता चल जाता है तो उसके बाद जो है आप उसमें से जो फिल्टर करके निकालते हैं तब वो आपका नॉलेज बनता है। वो सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें जो सामने आप लाते हैं छान के फिल्टर करके, तब वो नॉलेज बनता है। और जब उसको आप अपने टॉपिक से रिलेट करके उसमें से निकालते हैं मैटर, तो रिसर्च मटेरियल है और डेटा है और डेटा कलेक्शन, इसी को डेटा कलेक्शन कहते हैं। जिससे कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हटाने के बाद आपके लिए वाकई महत्वपूर्ण है, उसको आप बाहर करते हैं, वही डेटा और डेटा कलेक्शन। डेटा में दो तरह के डेटा सभी आप लोग जानते हैं, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। हम लोगों के पिछले वर्षों में हमने देखा है कि हम लोगों के डिपार्टमेंट में या जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं वर्क करते हैं, वो ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा पर वर्क करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा का वर्क जो होता है उससे उतना क्वालिटी उसकी बढ़िया नहीं होती, उतनी क्वालिटी वो सारी चीज़ों को पूरा नहीं करती है, क्योंकि वो आप दूसरे सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर रहे हैं। जब प्राइमरी डेटा पर बेस्ड रिसर्च वर्क होगा, विभाग के रिसर्च स्कॉलरों को प्राइमरी डेटा में मुख्य रूप से क्वेश्चनेयर्स आते हैं जो अनपब्लिश्ड, उसको या जो आप खुद जाके गैदर करते हैं, रिसर्च स्कॉलर खुद जाता है और उसको कलेक्ट करता है और उसको लाता है, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, वही प्राइमरी डेटा है। पब्लिश होने के बाद या कोई दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डेटा सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो प्राइमरी डेटा में मुख्य रूप से क्वेश्चनेयर है, ऑब्जर्वेशन है, जैसे ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन और चीज़ों की स्टडी के लिए ऑब्जर्वेशन है, और तीसरा है इंटरव्यू। तीन चीज़ें जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चनेयर्स में विभिन्न प्रकार से क्वेश्चनेयर्स को तैयार करने की भी विधि है। फिर उसका ट्राई आउट सेशन होता है, जिससे कि उसमें से बहुत से क्वेश्चन जो नहीं ठीक है उनको निकाल के फिर बाद में बिल्कुल सही क्वेश्चन उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को उसमें करते हैं और वो क्वेश्चनेयर से स्टडी करते हैं, उसकी एनालिसिस होती है। तो इस तरह से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम लोगों के सब्जेक्ट में मुख्य रूप से प्रमोट करने की ज़रूरत है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है। एक बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं, वो बहुत छोटे टॉपिक को लिया जाता है। इस रिसर्च में बहुत बड़े एरिया पर नहीं लिया जाता है, माइक्रो स्टडी की जाती है। मैक्रो स्टडी नहीं की जाती, माइक्रो स्टडी की जाती है। और उसी के लिए आपको बहुत से छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस पे एक बढ़िया रिसर्च हो सकता है। इस साउथ में ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस है 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट्स में, ये नॉर्थ में है या ये वेस्ट में है ज़्यादा कि ईस्ट में है। तो इस तरह से आप करके बहुत अच्छा वर्क हो सकता है
और इसमें क्वेश्चनेयर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित बना के क्वेश्चनेयर ग्रुप पर करके जो सैंपल ग्रुप पर करके और उसके बाद आप उसमें से रिजल्ट निकाल के कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा इन डेटा को कहते हैं कि जो कहीं भी पब्लिश न हो, दूसरा कलेक्ट न किया हो, आप रिसर्चर खुद उसको कलेक्ट करता है और वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट, इसीलिए इसको ओरिजिनल डेटा भी कहा जाता है क्योंकि ये कहीं से रहता नहीं, आप खुद निकालते हैं। और इसके जो मेन टूल्स हैं वो आपका मेन टूल जो है वो क्वेश्चनियर और इंटरव्यू, दो मेन टूल्स हैं। और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन का तो हम लोगों के सब्जेक्ट है, उस तरह का कोई बहुत यूज नहीं जब तक कि कोई बहुत स्पेसिफिक टॉपिक नहीं। इंडियन आर्मी पे बहुत सी रिसर्च हो सकती है, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, जिससे कि आप विभिन्न क्वेश्चनियर्स के माध्यम से या प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके फिर उसको एडमिनिस्ट्रेट करके उसको ठीक तरह से प्रिपेयर करके फिर उसकी डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आप उसके तमाम रिजल्ट्स जो आप हाइपोथेसिस में और जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा उसको देख सकते हैं कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत। सेकेंडरी डेटा उन डेटा को जो पहले से कलेक्ट किए होते हैं वो दूसरे कलेक्ट किए रहते हैं। और सेकेंडरी डेटा के लिए जो बहुत से किताबें हैं, बहुत से आपके ई इंफॉर्मेशन हैं, लाइब्रेरी हैं, पेपर्स हैं, थीसिस हैं, रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स हैं, तमाम चीज़ें जो हैं जो पब्लिश्ड हैं या जो पहले से कहीं किसी के द्वारा कलेक्ट की गई हैं और लिखी हुई हैं, उनको जब आप यूज करते हैं तो सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। ये भी दो तरह का होता है, एक इंटरनल डेटा होता है, दूसरा एक्सटर्नल डेटा होता है। इंटरनल डेटा में मेन रूप से अगर मान लो किसी आप ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आपको बहुत सी सूचनाएं मिल जाए और दूसरी बहुत सी इसकी सूचनाएं दूसरे जगहों से मिलेंगी, जैसे लाइब्रेरीज हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, उसके सिस्टर और ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे जो है इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की ये भी हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा जो है वो रिलायबल माना जाता है, वो बेस्ट माना जाता है। बेस्ट और सबसे रिलायबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी भी उसकी होती है। आप जिस एरिया में चाहें जैसा चाहें आप वर्क कर सकते हैं। एनालिसिस उसकी आसान होती है क्योंकि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होती है, उसमें आप चाहें लड़के हमारे रिसर्च स्कॉलर तो दूसरे स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से या और डिपार्टमेंट से मदद ले सकते हैं, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर से मदद, टीचर से मदद ले सकते हैं कि डेटा एनालिसिस में हमारे पास डेटा ये है, जो सैंपल साइज था और इससे हमने ये डेटा कलेक्ट किया है, इसके एनालिसिस में अब आप हेल्प ले सकते हैं या चेक करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ इसका कंट्रोल भी पॉसिबल है, कंट्रोल्ड मतलब इसमें नंबर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं लिया जाता है। सैंपल साइज जो है वो बहुत बड़ा लेने से वर्क में बहुत टाइम और पैसा लगता है और वो लार्ज डेटा कलेक्शन हो जाता है जिसको मैनिपुलेट करना और एनालिसिस करना कठिन होता है। तो इसलिए सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बहुत से लिमिट, जो प्राइमरी डेटा में कुछ परेशानियां हैं कि इसमें कास्ट ज़्यादा लगता है, इसमें समय भी ज़्यादा लगता है क्योंकि आप एक जगह वर्क नहीं कर सकते, एक जगह से बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपको उस जगह तक जाना होगा जहां से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है या निकालनी है। और दूसरा इसके कंट्रोल में है कि आप इसमें स्मॉल साइज, मीडियम साइज का रख सकते हैं और सैंपलिंग के माध्यम से आप बड़े चीज को छोटे ग्रुप में बदल के जो रिजल्ट आएगा उसको जनरलाइजेशन कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। कुछ प्लस माइनस की प्रोबेबिलिटी बस रहती है, बाकी एक ऐसा रिजल्ट निकला है जो ज़्यादा रिलायबल होता है और उसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव माना जाता है। रिसर्च में ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव हो जाता है। जो सेकेंडरी डाटा जब हम यूज करते हैं तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है और जो ऑब्जेक्टिविटी जो रहती है प्राइमरी डेटा में रहती है। इसलिए कुछ लड़कों को जो कि अच्छे हैं और इसमें काम कर सकते हैं, जिनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, उनको रिसर्च वर्क पे ऐसा होना चाहिए उनका टॉपिक जिससे कि वो प्राइमरी डेटा पर बेस्ड हो। तो सेकेंडरी डेटा में सबसे बड़ी बात यह है
कि ये इकोनॉमिकल होता है, एक ही जगह पर बैठ के आप डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उससे अपने थीसिस के लिए उसमें से मैटर निकाल सकते हैं। अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसकी क्वालिटी जो है वो इसकी सेकेंडरी डेटा की क्वालिटी प्राइमरी डेटा के मुकाबले कम होती है। प्राइमरी क्वालिटी वाइज जो है प्राइमरी डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो कोई काम उस तरह का क्वेश्चनियर या उस तरह का कोई भी चीज़ यूज नहीं किया है, तो वो एक नया वर्क होता है और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सेकेंडरी डेटा को यूज करने में टाइम कम लगता है, कहीं जाना भी नहीं है, एक जगह बैठे रहिए, नेट कनेक्शन रहे और आपके पास टाइम रहे कि बैठे हुए हैं और आप तमाम इंफॉर्मेशन अपने उससे निकाल रहे हैं और उसको फिल्टर करके जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए या थीसिस के लिए आप यूज कर रहे हैं। सैम्पलिंग के लिए कई तरह के सैम्पलिंग होती है, तो जब आप उस तरह के करेंगे काम तो उसमें कई तरह, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि जैसे 1000 लोग हैं तो उसने आप किसी भी विशेष चीज का ध्यान न रखते हुए 100 लोगों को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें ऐसे है कि 1000 लोग हैं तो 10 लोगों पर एक लेंगे, फिर अगले 10 पर एक लेंगे, फिर अगले 10 पर एक लेंगे, तो इस तरह से करके आपने निकाला। तो और भी तरह के तमाम तरह के सैम्पलिंग के मेथड भी हैं और जो जिसमें कि आप जिसके आधार पर आप उस पर वर्क कर सकते हैं, क्वेश्चनियर से वर्क कर सकते हैं और अपने थीसिस से संबंधित विभिन्न इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। किसी भी रिसर्च वर्क के लिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि 2 ही तरह के मटेरियल यूज होते हैं, वो ये मटेरियल जो है ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा ही यूज होते हैं और इसके आधार पर जो वर्क होता है, कंप्लीट होता है, जो रिपोर्ट आप लिखते हैं, जो थीसिस कंप्लीट करते हैं, वो प्राइमरी डेटा वाला ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, वो सब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आप किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या किसी भी तरह का बदलाव या वो अपने से नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजल्ट आपने वहाँ से कलेक्ट किया और उसके आधार पर ही आ रहे हैं। जबकि आपका सेकेंडरी डेटा पर जो काम होता है वो कभी कभी सब्जेक्टिव भी हो जाता है और उसमें एक्यूरेसी पहले की प्राइमरी डेटा के जगह कम होने की संभावना रहती है। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है पूरा काम करने के लिए और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को जिस हिसाब से ज़रूरत रहेगा रिसर्चर उस तरह से अपने जगह पर यूज कर सकता है। बहुत से वेरिएबल्स भी इसमें आते हैं, उन वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आपके लिए जितने भी पॉइंट हैं, जो आपका टॉपिक सिलेक्शन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर रिसर्च क्वेश्चन है, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन है, फिर डेटा मैनिपुलेशन है, फिर डेटा एनालिसिस है, फिर उसके बाद रिजल्ट है, फिर आपका कंक्लूजन है, फिर उसके बाद आपका जो मेन आपके रिमार्क्स हैं, सजेशंस हैं या जो फाइंडिंग्स हैं, उस पे आप अपने प्रूव करके बताते हैं कि हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस में ये सही नहीं है पाया गया। तो ये जो पूरा वर्क है इसमें मुख्य रूप से मेन रोल जो होता है वो सारी चीजें का तो अपने जगह पर रहता है, रोल जो है वो डेटा और डेटा कलेक्शन का ही रहता है। डेटा एनालिसिस के लिए बहुत से तरीके हैं। डेटा एनालिसिस करने के लिए डेटा एनालिसिस में आपको सबसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, मीन, मीडियम, मोड, कोरिलेशन इत्यादि सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डेटा कलेक्शन हुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा उसको सेट किया जाता है। तो उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं कि जिसको कि हटाया जाता है कि ये नहीं है, इसका इस्तेमाल। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पर ही आपका रिपोर्ट पेश होता है कि आप डेटा का क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, उसी पर आपका पूरा फर्स्ट ये है
कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो डेटा है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है, इससे ही आपके पूरे थीसिस वर्क जो है या जो आपने टास्क लिया है या जो आपका प्रोजेक्ट है वो उसको पूरा किया जाता है। और इसके एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी बहुत टूल हैं और उससे जो है आप उसको रिजल्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या एक किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो मेन चीज जो ये है कि जो भी डेटा आप कलेक्ट करेंगे खुद जाके उस जगह से जहां से जिससे रिलेटेड है आपका शोध या आपका रिपोर्ट या आपका प्रोजेक्ट, तो वही आपका प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटे में वो सारी चीजें आती हैं जो पहले से आप मौजूद हैं और किसी न किसी रूप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप कोट करते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं कि ये रेफरेंस ये चीज हमने यहाँ से ली है। तो ये किसी भी रिसर्च के लिए, ये बहुत रिसर्च में करने वाले रिसर्चर के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो इन चीज़ों का ध्यान बहुत ही गंभीरता से रखे और साथ से उसको यूज करें। बाकी आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसके बाद ही आते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद ही जो है वो सारी मेन काम शुरू होता है और उससे आपका रिसर्च प्रबंध जो है वो भी समझ में ये आता है कि एक अच्छा शोध है या एक अच्छा ये गुड वर्क हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज आमंत्रण के लिए कि इस वर्कशॉप में हमको भी आपने बोलने के लिए शामिल किया। संयोजक महोदय को, उनकी टीम को, विभाग को, विभागाध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक छोटे छोटे बिंदुओं को आपने रेखांकित किया, इससे हमारे शोधार्थी और स्नातक के विद्यार्थी दोनों लाभान्वित होंगे, साथ ही साथ हम लोग भी लाभान्वित होंगे। क्योंकि